मुख्यमंत्री रहते हुए लाशों पर रोने लगे कि मैं टुकड़े इकट्ठे कर लूं, फिल्मी डायलॉग बोलने लगे। आपको नहीं लगता कि मोदी जी का असर इस पर हो गया है? स्टेट की जिम्मेदारी संभालता है। आज भावुकता भरे बयान और लाशों पे पॉलिटिक्स करने उतर आए हैं डिप्रेशन में गुलाम नबी आजाद। जो आज तक ना किया वो करने लगे हैं, क्योंकि उल्टा सीधा गेम खेलने लगे हैं। बुढ़ापे में अकल सठिया जो गई है इस नेताओं की। भारत में ऐसे प्रश्न ये उठता है कि जब इन्होंने मोदी जी रो पड़े, मैं भी रो पड़ा जब ये वाला बयान दे रहे थे, तब दोस्तों क्या आपको लगता नहीं है कि ये आदमी कितना नीचे गिर गया है? पुरानी बातें करके, पुराने बयानों को दे करके ये आज दोस्तों जिस तरह से गुलाम नबी आजाद डिप्रेशन में नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि डिप्रेशन में नजर आ रहे हैं या केवल प्रधानमंत्री मोदी के हिसाब से ताने वाने बुने जा रहे हैं शतरंज की चाल पर, मतलब शतरंज के मोहरे आगे बढ़ाए जा रहे हैं और गुलाम नबी आजाद वही बात कहते जा रहे हैं जो बात मोदी जी उनके मुंह से कहलवाना चाहते हैं। अचानक से 2-3 बयान देते हैं फटाफट, और कौन से बयान देते हैं उनको काउंटर अटैक बाद में करेंगे। पहले ये बयान सुन लीजिए। Nobody knows which state does he belong. जयराम रमेश। Which district he belong, which party he belonged to. By doing these tweets, we saw him becoming MP. इस फैसला लेते वक्त क्या क्या आपने खुद दिमाग में रखा? चिट्ठी का कंटेंट हमारे पास है, ये नहीं। मैंने शुरू में कहा कि चिट्ठी लिखने से पहले और चिट्ठी लिखने के बाद मैं 6 दिन से सोया नहीं, क्योंकि जिस पार्टी को हमने खून से, लिटरेरी खून, पसीना, ये खून पसीना तो मुहावरा है, लेकिन लिटरेरी खून देकर हमने पार्टी भेजी। ये जो आज है ये तो फालतू कहां से कौन से आया, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, वो वाले आज हमारा मुकाबला करते हैं टीवी को। उनको अपने घर का पता नहीं और हमारे क्वेश्चन करते हैं। अब वो उनमें से 90% पैदा ही नहीं हुए थे, वो हमें क्वेश्चन करते हैं। और मुझे अफसोस होता है कि कांग्रेस में ऐसे स्पोक्समैन हैं जिनको हमारी हिस्ट्री तो करंट हिस्ट्री है, नेहरू, गांधी, मुगल हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्ट्री और तिलक से लेकर आज तक मालूम है। उनको तो हमारे बारे में मालूम नहीं है ये कौन है क्या। हिम्मत कहाँ से मिल रही है? उन लोगों को हिम्मत कहाँ से मिल रही है? बात हिम्मत नहीं, जब लोग भेजते हैं, क्योंकि सीनियर आदमी को मिलता नहीं। सीनियर आदमी के पाँव पकड़ते हैं बोलो खिलाफ, वो कहते हैं हम क्यों बोले, हम इनकी हिस्ट्री जानते हैं, फिर कहीं से पकड़ के बनाते हैं। आप गांधी फैमिली से आपका बहुत क्लोज एसोसिएशन, संजय गांधी, मुझे पता कि उस स्पीच की कंटेंट्स पढ़े जो स्पीच मोदी साहब ने की। उसने मेरे लिए नहीं लोया कि गुलाम नबी जाएगा हाउस से तो मेरा खाना हजम नहीं होगा। उसने एक घटना के बारे में बात की। शुक्र करिए, मैं मोदी साहब को समझता था बड़ा क्रूड आदमी है, शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, बीवी है, तो इसको कोई परवाह नहीं होगा। लेकिन कम से कम इंसानियत तो उसने दिखाई। जब मैं चीफ मिनिस्टर था कश्मीर में और गुजरात की टूरिस्ट बस पे गाड़ी के अंदर, नॉर्मली गाड़ी के बाहर लगता है ग्रेनेड, शीशा खुला था तो ग्रेनेड गाड़ी के अंदर बस्ट हुआ, तो लोग ऑन स्पॉट मर गए। किसी टांग नहीं थी, किसी की यहाँ नहीं थी, जख्मी हो गए। तो जब सीएम का गुजरात का फोन आया तो आई वॉज क्राइंग, रो नहीं रहा था, क्राइंग जोर जोर से, तो मैं रो रहा था। तो मोदी साहब ने फोन मेरे ऑफिस वालों ने कान में दिया, तो मैंने कहा भाई मैं बात नहीं कर सकता हूं। तो उन्होंने आवाज मेरे रोने की सुनी, तो फिर मैंने उनको यही कोई कहा तुम उनको बताओ मैं अभी बात नहीं कर सकता, मुझे पहले इनकी टांगें बाजू जमा करने दो, अस्पताल में इनकी स्टिचिंग करने हैं, जो बच्चे हैं उनको इलाज करना है, जख्मी हुए हैं। फिर दिन भर वो किया। फिर पीएम दिन भर, सीएम दिन भर फोन करते थे कितने मरे, कितने जख्मी होंगे, कैसे भेज रहे हो। पीएम से मैंने जब फोन किया कि मुझे 2 जहाज चाहिए, एक में जख्मी भेजने हैं और एक में मुझे जिंदा ये लाशें भेजनी। जब मैं 4 बजे फिर उनको सियाफ करने गया जहाज में, तो लोगों ने फिर रोना, मेरी टांगें, नाराजगी नहीं दिखाई ना। किसी बच्चों ने कहा मेरे बाप दे दो, पिताजी दे दो, किसी ने कहा मेरे पति दे दो या बीवी दे दो।
तो मैं फिर फूट फूट के रोया, जो किसी की टेलीविजन ने दिखाया भी है। फिर उस वक्त पीएम ने आया, ये सीएम गुजरात का फोन आया, अरे स्टार्ट हो गया। मैं बोल नहीं सकता, उसी चौक में मैं बोल जब रहा था तब देखा, उसको देखकर उन्होंने किया तो ये कौन सी बुरी बात है, ये मेरे लिए नहीं, उस ये बयान आपने सुन लिए होंगे दोस्तों। इन बयानों को सुनने के बाद आप नतीजा निकालिए कि ये आदमी किस तरह का आदमी है। शायद मोदी की मतलब असर पड़ गया है। ये हत्याकांड की बात कर रहा है, आतंकवादियों के हत्याकांड की बात कर रहा है, गुजरात के उस हत्याकांड जिसमें गुजराती मारे गए थे और गुजरात में मोदी जी का इसके साथ बात हुआ था, जिसके भाषण को डाला था प्रधानमंत्री मोदी ने कहते हुए ये आदमी रो रहा था। जो आदमी सीएम होते हुए रो रहा हो तो वो क्या खाक स्टेट की जिम्मेदारी संभालता है। आज भावुकता भरे बयान और लाशों पे पॉलिटिक्स करने उतर आए हैं डिप्रेशन में गुलाम नबी आजाद। जो आज तक ना किया वो करने लगे हैं, क्योंकि उल्टा सीधा गेम खेलने लगे हैं। बुढ़ापे में अकल सठिया जो गई है इस नेताओं की। भारत में ऐसे नेताओं की कमी नहीं मिलेगी, ऐसे नेताओं की भरमार मिल जाएगी। और खास तौर पे कांग्रेस में तो अड्डा है ऐसे नेताओं का, जो सत्ता मिल जाए या पद मिल जाए तो छोड़ने को भाई साहब तैयार ही नहीं है। और चाहे उसके लिए उन्हें अपनी पार्टी को खुद गाली देनी पड़े, वो गाली देते हैं। और ये सारे बयान सुनने के बाद एक बयान सुनवाऊंगा। जयराम रमेश की सीधे सीधे इंसल्ट कर रहे हैं गुलाम नबी आजाद। बोल रहे कहां से आता है, किस जगह से आता है, ये है इनके घमंड की पराकाष्ठा। ये भी सुन लीजिए ये वीडियो आपने सुन लिया होगा। अब असेसमेंट कीजिए इन गुलाम नबी आजाद जी के चरित्र का और उन G23 के नेताओं के चरित्र का मैं अध्ययन करने की चुनौती देता हूं उन सारे मीडिया चैनलों को, जो चैनल्स आज ये खबरें जो गुलाम नबी आजाद ने डाली हैं कांग्रेस को फिर से बदनाम करने के लिए, जिसमें वो खुद नंगे हो रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि जब इन्होंने मोदी जी रो पड़े, मैं भी रो पड़ा जब ये बाला बयान दे रहे थे, तब दोस्तों क्या आपको लगता नहीं है कि ये आदमी कितना नीचे गिर गया है? पुरानी बातें करके, पुराने बयानों को दे करके ये आदमी अपना संबंध मोदी जी के साथ जोड़ रहा है, मोदी जी को सफाई दे रहा है कि मोदी जी रंडवा आदमी है, मुझे पता नहीं था कि ये इतना सेंसिटिव आदमी है। मतलब रो खुद रहा है, सेंसिटिव है कौन साहिब? समझ में नहीं आता कि डिप्रेशन का शिकार गुलाम नबी आजाद कहना क्या चाहते हैं अपने बयानों से। एक तरफा ये आंकलन निकल करके आता है कि गुलाम नबी आजाद भयंकर डिप्रेशन में चले गए हैं और इनके डिप्रेशन का इलाज ये है कि इनको किसी पागल खाने में भर्ती करा दिया जाए। एक बात पर टिक ही नहीं पा रहे गुलाम नबी आजाद। मूछें रंग ली, बाल रंग लिए, इतने बड़े हो गए, संजय गांधी से लेकर के 3 पीढ़ियों तक ये हो गए, लेकिन कांग्रेसी ऐसे नेता मानने को तैयार नहीं है। मोदी ने अपनी पूरी पार्टी को चेंज कर दिया, आडवाणी को बदल दिया, सुषमा को बदल दिया, मुरली मनोहर जोशी को बदल दिया, इंदिरा गांधी के जमाने के, संजय गांधी के जमाने के, राजीव गांधी के जमाने के सारे नेता बदल दिए। लेकिन क्या मोदी जी रिस्क लेंगे गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा देने का, या मोदी जी इन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा प्रस्तुत करेंगे? बस एक आवाज दिल्ली के अंदर मिल गया है, उसी को लेके भांगड़ा करेंगे गुलाम नबी आजाद। कैसे ये लोग हैं सत्ता के भूखे लोग, जिन्होंने पता नहीं कितने गड़बड़ झाले किए होंगे, कितने धोखे सोनिया गांधी के परिवार को दिए होंगे, कितने धोखे इंदिरा गांधी के परिवार को दिए होंगे, कितने धोखे संजय गांधी को दिए होंगे, कितने धोखे राजीव गांधी को दिए होंगे। यही वो लोग हैं जो आसपास के चाटुकार थे, यही वो लोग थे जब इनकी तूती बोलती थी तब तो सब ठीक चलता था, लेकिन अब नई पीढ़ी को मशाल देने की बारी आई तो ये लोग भागने लगते हैं जिम्मेदारी से। क्यों भाग रहे हैं जिम्मेदारी से? आखिर ऐसा क्या कर दिया? मोदी ने तो पूरी बीजेपी बदल दी, सारा सिस्टम बदल दिया, सारी पीढ़ी बदल दी। और अगर कांग्रेस इस पीढ़ी को आज भी इज्जत दे रही है, गांधी परिवार आज भी इज्जत दे रहा है, तो समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों कि ये लोग अपना पागलपन, अपना भूत अपने दिमाग से क्यों नहीं उतार पा रहे। और गुलाम नबी आजाद इसका उदाहरण है। जयराम रमेश पर जिस तरह का बयान आता है वो अपने आप में उदाहरण है कि ये घमंड की पराकाष्ठा में क्या मैं मुख्यमंत्री रहा, मैं ये रहा। बेटा कौन सा तुमने फार्म भरा था और कंपटीशन पेपर भरा था जिसमें तुम जो है पास हो गए गुलाम नबी आजाद? क्या आईपीएस की तरह कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के लिए कंपटीशन दिया था क्या?
क्या गांधी परिवार ने नहीं चुना था? राज्यसभा के लिए कोई कंपटीशन दिया था क्या? तब राहुल गांधी के किसी पीए ने चुना था क्या आपको, या सिक्योरिटी गार्ड ने चुना था? बता दीजिए ना गुलाम नबी आजाद जी, फैसला आज यही हो जाता है। और इतना डिप्रेशन में आके आलतू फालतू इतना बाहर बोलते रहते हैं, इतना पार्टी में नाक छोटी करके राहुल गांधी के घर तक चले जाते। राहुल गांधी तुम्हारे घर पे तो नहीं आएंगे कि बच्चा है, पप्पू है। एक कार्यकर्ता भी कह रही थी भारतीय जनता पार्टी की, पागल है, उसके मुंह से सच निकल गया कि पप्पू कांग्रेस के लोगों ने ही बनाया, तुम जैसे नालायक लोगों ने पप्पू नाम दिया। और आपको कोई हक नहीं बनता है कांग्रेस के बारे में बोलने का, और आपको कोई हक नहीं बनता है कि कांग्रेस के बारे में बोलो। हमेशा से कोशिश गुलाम नबी आजाद को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, और डिप्रेशन में अकबका रहे हैं गुलाम नबी आजाद कि ये हुआ वो हुआ। लेकिन शर्मनाक बयान है इस गुलाम नबी आजाद का, जो अब गड़े मुर्दे उखाड़ करके लाया है, अपने रोने का बयान कर रहा है। जो मुख्यमंत्री रहते हुए लाशों पर रोने लगे कि मैं टुकड़े इकट्ठे कर लूं, फिल्मी डायलॉग बोलने लगे। आपको नहीं लगता कि मोदी जी का असर इस पर हो गया है? तो दोस्तों फिर इस हरकत को क्या कहा जाए, कमेंट में लिख करके बताइए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।